हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है बेलमेंट। दो टॉपिक हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फिनिश कर चुके हैं। पहला टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और दूसरा टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तीन टॉपिक और बचे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक तो बेलमेंट है, एक प्लेज है और तीसरा है एजेंसी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नोटबुक निकाल लीजिए अपनी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो इसकी सेक्शन कवरेज है वो सेक्शन है सेक्शन 148 टू 168। सेक्शन 148 से 168 तक ये इसकी कवरेज है। सेक्शन याद नहीं रखने हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग सेक्शन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अलग सेक्शन है, कंपनी एक्ट के अलग सेक्शन है। तो मैंने आपको पहले भी राय दी थी कि कंपनी एक्ट के याद कर लेंगे हम लोग, और वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल सी इंटरमीडिएट में। लेकिन क्योंकि कंपनी एक्ट कॉर्पोरेट लॉ में आपको बाद में भी काम में आनी है, फाइनल में भी है, तो उसकी एक बैकग्राउंड हम अभी से बना के चल सकते हैं कि जितने भी सेक्शन याद होंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही मजबूत हो जाती है किसी भी लोग के प्रति। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, सर बेलमेंट क्या है। बेलमेंट इतना कॉमन सा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम डेली लाइफ में कई बार बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हमें मालूम ही नहीं चलता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि बेलमेंट किस तरह का होता है। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ कि बेलमेंट किस तरीके का होता है। हम डेली लाइफ में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेलमेंट के। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गुड्स की डिलीवरी करता है, पोजीशन देता है, जैसे ये यामाहा की एक बाइक है और इस बाइक का जो मालिक है वो कौन है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि इस बाइक का मालिक कौन है। इस बाइक का मालिक है ये, और इस गुड्स की जो डिलीवरी है वो इसको दी जा रही है। इनके नाम रखते हैं। ये है आपका समीर। समीर है ये, जो गुड्स की डिलीवरी है, ओनर हैं ये, ओनर हैं ये समीर यामाहा बाइक के। ओके, और ये गुड्स की जो डिलीवरी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं ये राजू को। गुड्स की डिलीवरी दे रहे हैं ये राजू को। डिलीवरी ऑफ गुड्स, जो बाइक है ये गुड्स है, और गुड्स की डिलीवरी जो है समीर जो है राजू को दे रहे हैं अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें जुड़ा हुआ है। अपॉन अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, व्हेन पर्पज इज फिनिश्ड, देन गुड्स shall be returned। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है कि एक समीर हैं जो गुड्स के मालिक हैं। डिलीवरी उन्होंने दी, पोजीशन दिया। डिलीवरी भी कितने तरह की होती हैं ये भी आपको बताया जाएगा। उन्होंने, समीर ने, जो इस यामा बाइक के ओनर हैं, राजू को इस शर्त पर दिया, राजू को कहीं जाना है और उसे बाइक की ज़रूरत है समीर के, तो इस पर्पज़ के लिए दिया है कि जब आपका पर्पज़ ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप लौट आएंगे अपने काम से, तो इस बाइक को आप समीर को लौटा देंगे। तो इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मैंने अपना जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन है, किसी को बात करने के लिए दिया। किसी ने मेरे से डिमांड की कि सर मुझे एक जगह कॉल मिलानी है और अपना मोबाइल फ़ोन दे दीजिए। मैंने मोबाइल फ़ोन दे दिया, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है।
आप पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करते हैं और की भी उसे दे के आते हैं सेफ कस्टडी के लिए, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। तो नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 48 में गिवन है, और सेक्शन 48 में जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है कि व्हेन ए पर्सन डिलीवर्ड सम गुड्स टू अनदर पर्सन अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड, देन goods shall be returned or disposed of according to the direction of the bailor। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस डेफिनेशन का एक एक पार्ट हम अच्छी तरह से समझेंगे, काफ़ी समय लगाएंगे इन दो लाइन की डेफिनेशन को समझने के लिए। दो पार्टियां होती हैं इसके अंदर, एक बेलर होता है और एक बेली होता है। जिसका गुड्स होता है, ओनर ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर, और जिसे डिलीवरी दी जाती है, जिसे पोजेसन दिया जाता है, उसे कहा जाता है बेली। तो यहाँ तक बताइए कुछ समझ में आया हो तो आपके। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं लिखवाने का पार्ट शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और उस डेफिनेशन को फिर हम समझेंगे कि उसमें जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, कब कब बेलमेंट होगा और कब कब बेलमेंट नहीं होगा। तो लिखना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है, और ये गिवन है सेक्शन 148 के अंदर। ये चीज गिवन है आपकी सेक्शन 148 के अंदर कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आएगा। देखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सेक्शन 148, बेलमेंट सेक्शन 148, सेक्शन 148 में डेफिनेशन है इसकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द डिलीवरी ऑफ गुड्स, द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, by one person to another, for some purpose, for some purpose। The delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract, upon a contract, upon a contract that they shall, upon a contract that they shall, when the purpose is, the purpose is accomplished, the purpose is accomplished, be returned, be returned, or otherwise, or otherwise disposed of, disposed of according to the direction, according to the direction, according to the direction of the person, according to the direction of the person delivering them। Delivering them। This is the definition given under section 148 of bailment, the delivery of goods। इसमें मैं आपको अंडरलाइन कराना स्टार्ट करता हूं कि कौन कौन सी चीजें की वर्ड्स हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी होना जरूरी है। डिलीवरी किसकी होनी चाहिए? गुड्स की होनी चाहिए। अभी मैं मीनिंग समझाऊंगा इसके। वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट they shall, when the purpose is accomplished, be returned
or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them। तो इन्हें वर्ड को आप अंडरलाइन कर लीजिए जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। डिलीवरी इज ए कीवर्ड, गुड्स इज ए कीवर्ड, बाय वन पर्सन टू अनदर यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी देता है। फॉर सम पर्पज इज द कीवर्ड, अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। अब जो पर्सन डिलीवर करता है गुड्स को यानी कि जो ओनर होता है वो बेलर कहलाता है, और जिसे गुड्स की डिलीवरी दी जाती है वो कहलाता है बेली। तो इसे भी लिखते हैं, बेलर कौन है और बेली कौन है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स, द पर्सन डिलीवरिंग the person delivering the goods is called baler। The person delivering the goods is called baler, and the person to whom goods are delivered and the person to whom goods are delivered is called bailey। इज कॉल्ड बेली। जो बेलर होता है वो ओनर होता है गुड्स का। बेलर इज द ओनर ऑफ गुड्स। बेलर इज द ओनर ऑफ गुड्स। कॉपी कर लिया सभी बच्चों ने? कॉपी कर लिया हो तो फिर मैं इसे समझाना स्टार्ट करता हूं आपको। बेलमेंट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 148 के अंदर गिवन है। सेक्शन 148 कहता है द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज, यानी कि अगर गुड्स की डिलीवरी होगी, गुड्स क्या होते हैं पहले मुझे बताइए, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होगी? जल्दी से मुझे बताइए, जवाब दीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर आएगी या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर आती है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है या इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होगी। सोच के बताइए, मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स। शेफाली का जवाब आया मूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी गुड शेफाली। ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी इज कंसीडर्ड एज गुड्स। गुड्स इज डिफाइंड अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट रहा था। बाद में जाके उसे 1930 में जाके उसे अलग कर दिया गया, 1932 में जाके इंडियन पार्टनरशिप को अलग कर दिया गया। तो आप ऑलरेडी जानते हैं इसे अच्छी तरह से कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट रहा है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ब्रिटिश शासनकाल का है और 1872 में बना था, लेकिन काफ़ी बल्कि हो गया था। तो 1930 में जाके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को अलग किया गया, लेकिन जो प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के हैं वो लगते ही हैं, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है गुड्स की, वही यहाँ पर काम करेगी। और वहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स जो है ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये भी निकलता है कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का कभी भी बेलमेंट नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब भी केस स्टडी आएगी, एक केस बना के आपको दिया जाएगा, तो आपको कीवर्ड पहचानने पड़ेंगे कि बेलमेंट अगर है तो जो भी बेलमेंट की कंडीशन है सेक्शन 148 की वो सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
और अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दो पार्टी के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा, और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्यों नहीं है। तो ये बात तो समझ में आती है कि जो गुड्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। तो गुड्स होगा ओनली ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी ही गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। अब बात आती है सर ये डिलीवरी क्या है, ये सर डिलीवरी क्या है। डिलीवरी भी आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बताई गई है। डिलीवरी तीन तरह की होती है, आपको मालूम है, यहां पर भी वही तीन तरह की डिलीवरी काम करेगी। या तो होगी एक्चुअल डिलीवरी, या होगी सिंबॉलिक डिलीवरी, या होगी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को समझना। देखिए एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि जो समीर है, ओनर है ये यामाहा बाइक का, इसने राजू को कहीं जाना है, बाइक की ज़रूरत है, तो समीर ने राजू को हैंड ओवर की बाइक को। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डिलीवरी, यानी कि आपने बाइक के साथ बाइक की चाबी भी दी। जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो कई जगह होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि शायद समीर की जो बाइक है कहीं रास्ते में ऑन रोड जो है खराब हो गई और वहां से जाने लायक वो है नहीं। अब समीर क्या करता है, राजू के पास जाता है, राजू एक मैकेनिक है, राजू के पास जाता है, की देता है और जगह बता देता है राजू को कि मेरी जो बाइक है वो यहाँ खड़ी है और वहाँ से लाने लायक नहीं है, तो प्लीज़ आप किसी से उठवा लीजिए, उसे सही करके मुझे बता दीजिएगा। तो समीर ने राजू को क्या हैंड ओवर किया, समीर ने राजू को हैंड ओवर की चाबियाँ, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सिंबॉलिक डिलीवरी। यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे कि एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी ये दोनों ही बहुत इजी हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जरूर थोड़ा सा मुश्किल है, वो मैं किसी और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ही बताइए कि इन दो डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिलीवरी एंड व्हाट इज द सिंबॉलिक डिलीवरी। तो जो वर्ड आया है डिलीवरी, तो डिलीवरी मे बी ऑफ थ्री टाइप। डिलीवरी जो है वो तीन तरह की होती है। डिलीवरी कितने तरह की होती है, डिलीवरी जो है, डिलीवरी मे बी ऑफ थ्री टाइप। डिलीवरी जो है तीन तरीके की होती है। पहली जो डिलीवरी होती है वो कौन सी होती है, एक्चुअल, जो एग्जाम्पल अभी मैंने दिया। जो दूसरी डिलीवरी होती है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक, और तीसरी जो डिलीवरी होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए मुझे, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी अभी मैं समझाऊंगा आपको और लिखवाऊंगा भी कि डिलीवरी क्या होती है। डिलीवरी जो है तीन तरीके की होती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। हम जो बेलमेंट की डेफिनेशन को समझ रहे हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, यानी कि बेलमेंट तभी होगा अगर दो लोग हैं लीगली जिनकी आइडेंटिटी लॉ में क्लियर है कि एक पर्सन और अनदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर डिलीवरी दे रहा है, अगर लीगली एक आदमी खुद ही मालिक है, ठीक है ना, और वो अपने आप को ही डिलीवरी कर रहा है, तो उसे बेलमेंट नहीं कहा जा सकता है। जैसे लीगली फर्म और उसके पार्टनर जो हैं वो सेपरेट आइडेंटिटी नहीं माने जाते, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है फर्म की और उनके पार्टनर्स की। यानी कि अगर फर्म है अपने पार्टनर्स को कुछ गुड्स डिलीवर कर रही है, पजेशन दे रही है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इज दिस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो आंसर इज नो। और आपसे रीजन पूछा जाए कि रीजन क्या है कि एक फर्म जो है अपने पार्टनर को अगर डिलीवर कर रही है गुड्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर आर नो टू पर्सन, ठीक है ना, दो पर्सन नहीं है जिनकी लीगल एंटिटी अलग अलग हो। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, यानी किसी ना किसी
पर्पज के लिए होती है। इसका मतलब कोई भी गुड्स की डिलीवरी अगर विदाउट एनी पर्पज है तो उसे बेलमेंट नहीं कहा जाएगा। अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे सेल, इस चीज को जरूर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, दे सेल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। यानी कि दे सेल, इस दे का मतलब क्या है, इस दे का मतलब क्या है वो समझिएगा। इस दे का मतलब क्या है, सेम गुड्स, सेम गुड्स। अभी मैं इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। गुड्स, सेम गुड्स ही रिटर्न होने चाहिए। अगर गुड्स सेम नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहा जा सकता। वो अलग बात है कि सेम गुड्स ओरिजिनल फॉर्म में हो या उनकी फॉर्म चेंज हो सकती है, लेकिन गुड्स सेम होना जरूरी है अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के रूल्स अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गोल्ड स्मिथ के पास, आप सुनार के पास आप जाते हैं अपनी कोई ज्वेलरी लेके, माना आपके पास कोई रिंग है और वो रिंग लेके गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं कि आपको, आपके पास जो रिंग है उसका जो डिजाइन है वो पुराना हो चुका है, अब आपको नए डिजाइन की जो रिंग है चाहिए। आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, एक तरीके का तो कॉन्ट्रैक्ट ये हो सकता है कि जी मेरे पास ये रिंग है और मैं इसे जो आजकल लेटेस्ट डिजाइन है वो आप दिखलाइए, और वो लेना चाहते हैं हम लोग। तो गोल्ड स्मिथ ने अपना जो मतलब जो बॉक्स है वो निकाला और आपने उसमें से जो लेटेस्ट डिजाइन की जो रिंग थी जो आपको पसंद आ रही है वो आपने पसंद कर ली। अब आपने कहा कि जो पुरानी रिंग है वो कितने की है, कितने की वापस लेंगे, और जो नई रिंग है वो कितने की आप देंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट है आप देने के लिए तैयार हैं। तो आप मुझे बताइए सोच के कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जल्दी से सोच के बताइए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? तो जवाब आया नो सर। क्यों नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट सेम गुड्स जो है वो रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर इसे एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम, अब थोड़ा सा क्या चेंज करते हैं कि आपने गोल्ड स्मिथ को रिंग दी अपनी और नए डिजाइन की रिंग पसंद कर ली, और आपने गोल्ड स्मिथ से कहा कि जो मेरी रिंग है इसका जो गोल्ड है आप इसे निकालिए, यानी जो पिघला के निकाला जाता है, और उसके बाद उसी गोल्ड से मेरे नए डिजाइन की जो रिंग है वो तैयार कीजिए, और जो अपने लेबर चार्जेज हैं वो आप मुझे बता दीजिए, हम वो पे करने के लिए तैयार हैं। जो दूसरा एग्जाम्पल है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि इसमें सेम गोल्ड जो है वो रिटर्न होके आ रहा है जब आपकी नए डिजाइन की जो रिंग है वो तैयार हो जाएगी। जो पहले वाला एग्जाम्पल है वो बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसमें आप क्या कर रहे हैं कि अपने पुराने रिंग को बेच रहे हैं और गोल्ड स्मिथ से आप नई रिंग को ले रहे हैं। तो दो कॉन्ट्रैक्ट हैं अलग अलग, और वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सेल के कॉन्ट्रैक्ट हैं। लेकिन जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि यहाँ पर सेम गुड्स आपको रिटर्न हो रहा है, चाहे ओरिजिनल फॉर्म में हो चाहे वो एल्टर्ड फॉर्म में हो। तो ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आ गई? जल्दी से जवाब भेजिए कि आपको जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गई है या नहीं आई है। चलिए समझ में आ गई है। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसको, आगे लिखना स्टार्ट कीजिएगा। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। क्या क्या एसेंशियल्स एलिमेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड बेलमेंट। essentials of a valid bailment। essentials of a valid bailment, क्या क्या essentials हैं बेलमेंट के? क्या क्या essentials हैं बेलमेंट के? ये लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लिखना स्टार्ट कीजिए। पहला पॉइंट जो है, इट इन्वॉल्व,
डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। सेकेंड, bailment is based upon a contract, bailment is based upon a contract, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक इसका एक्सेप्शन है, वो भी लिख लीजिएगा। एक यानी कि जहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तब भी बेलमेंट माना जाता है। एक इसका एक्सेप्शन है। समटाइम्स, इसे अलग कलर से करता हूं, समटाइम्स इट कुड बी, implied by law, implied by law. Sometimes it could be implied by law, it could be implied by law as it happens, in the case of finder of goods, ये मैं समझाऊंगा बाद में। जो मैंने येलो कलर से किया है ये बेलमेंट के टॉपिक में ही आगे आएगा। तो बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि बेलमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल्स में मौजूद होनी चाहिए। लेकिन मैनी टाइम्स ये क्या होता है, इम्प्लाइड बाय लॉ भी होता है, और उसका जो एग्जाम्पल है वो है फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड। थर्ड पॉइंट जो है, जो एसेंशियल्स हैं, डिलीवरी इन्वॉल्व चेंज ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिलीवरी इन्वॉल्व चेंज ऑफ पोजेशन from one person to another. Delivery involves change of possession from one person to another and not change of ownership, and not change of ownership, and not change of ownership. In bailment, bailor continues to be the owner, of goods, as there is no change of ownership. There is no change of ownership, as there is no change of ownership. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेलमेंट जो होता है मूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का नहीं होता। तो बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, bailment is only for movable property and never for
and never for immovable and never for immovable property. आप एक चीज मुझे बताइए सोच के कि बैंक के लॉकर में अगर आप मनी डिपॉजिट करते हैं या बैंक के पास आप मनी डिपॉजिट करते हैं, सेविंग बैंक में आप पैसा जमा कराते हैं, एफडी में पैसा जमा कराते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, तो जवाब दीजिए डिपॉजिट ऑफ मनी विद ए बैंक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट. Deposit of money in a bank is a contract of bailment or not. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है तो क्यों है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है? जल्दी से जवाब दीजिए. डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और नॉट. जवाब आ गया है नो सर. व्हाई नॉट? What are the reason कि this contract is not a contract of bailment? जल्दी से जवाब भेजिए कि डिपॉजिट ऑफ मनी इन ए बैंक क्या कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट का है? जवाब आपका आया है कि नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जवाब दीजिए. Because currency notes may not be identical, further maybe we get interest also. Because currency notes may not be identical, further maybe we get interest also. देखिए पहला वाला जो कारण है आपका कि बिकॉज करेंसी नोट्स मे नॉट बी आइडेंटिकल, वो सही है, लेकिन मे बी वी गेट इंटरेस्ट ऑल्सो ये ठीक नहीं है. उसका रीजन क्या है कि बेलमेंट में क्या होता है, सेम गुड्स वापस आना चाहिए. अब जो हम करेंसी नोट्स वहां पे या क्वाइंस जो हम जमा कराएंगे, तो क्या एग्जैक्टली उसी नंबर के क्वाइंस या करेंसी नोट आपको वापस आएंगे? आंसर इज नो. तो दैट्स वाई डिपॉजिट ऑफ करेंसी नोट्स इन ए बैंक इज नॉट ए बेलमेंट. एक तो कारण ये है, दूसरा कारण और भी है. सोच के बताइए कि दूसरा कारण और क्या हो सकता है. दूसरा आपका भी जवाब आया नो, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बिकॉज हियर मनी डज नॉट कंस्टिट्यूट गुड. वेरी वेरी गुड. दूसरा रीजन यही है कि मनी इज नॉट ए गुड्स. अब क्योंकि मनी गुड्स नहीं है और जो बेलमेंट है वो केवल गुड्स का ही हो सकता है, तो एक ये भी कारण है कि डिपॉजिट ऑफ करेंसी नोट्स इन ए बैंक इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. तो जिसके दो रीजन है, एक तो मनी गुड्स ही नहीं है, और दूसरा अगर गुड्स होती भी, अगर मान भी लिया जाए गुड्स होती भी, तो दूसरा कारण भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि बेलमेंट तभी माना जाएगा अगर सेम गुड्स हम पे लौट के आ रहे हों. और जब हम बैंक में कोई पैसा जमा कराते हैं तो सेम करेंसी नोट हम पे लौट के वापस नहीं आएंगे, बल्कि उनके बराबर इक्वल अमाउंट का कुछ भी हम पे वापस आ जाएगा. तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी बच्चों के क्लियर है? चलिए आगे रीजन लिखते हैं. आगे रीजन लिखते हैं. फिफ्थ पॉइंट, इन बेलमेंट possession of goods changes. Possession of goods changes. Change of possession can happen. Change of possession
can happen, change of possession can happen by physical delivery, or by an action which has the effect of placing the goods in the possession of the bailey. In the possession of the bailey. Next point, bailey is obliged to return the goods physically to the bailor The bailey cannot deliver the goods. चलिए यहाँ तक लिख लीजिएगा. Bailey is obliged to return the goods physically to the bailor. यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए. एग्जाम्पल मैं कुछ लिखवाता हूं आपको. एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे. हायरिंग ऑफ साइकिल, और मशीनरी, और एग्जाम्पल क्या आ जाएगा. गिविंग क्लॉथ टू टेलर, फॉर स्टिचिंग. तो वहां पर भी सेम क्लॉथ आपका वापस आता है सिलाई होने के बाद. ए लाइब्रेरी गिविंग बुक्स, to its member delivery scooter, or car, delivery scooter or car for repair. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के. ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के. यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए. क्या क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. सर जिंग केस में भी तो सेम रिंग नहीं आ रही थी.
शेफाली, मैंने रिंग के आई थिंक 2 एग्जाम्पल लिए थे। एक केस में एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको कि अगर आप पुरानी रिंग के बदले में नई रिंग लेते हैं, नई डिजाइन की रिंग प्राप्त करते हैं, तो उस केस में सेम रिंग नहीं आ रही थी, तो वो तो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल लिया था, मैंने कहा था कि रिंग जो है आपकी ओल्ड रिंग जो है, गोल्ड रिंग जो है, उसमें सोना निकाला जाए, गोल्ड निकाला जाए पिघलाकर, और उससे नई डिजाइन की जो रिंग है वो प्राप्त की जाए। तो वहां पर जो रिंग है यानी कि जो गोल्ड है वो गुड्स है, तो वहां पर सेम गोल्ड वापस आ रहा है, ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ रहा, एल्टर्ड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जो गुड्स है यानी कि जो गोल्ड है वो सेम आपके पास वापस आ रहा है। तो कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए आप। जो आपने लिखा है कि रिंग के केस में सेम रिंग वापस नहीं आ रही है, अ, अच्छा, रिंग सेम होगी क्या? रिंग सेम होना जरूरी नहीं है, गोल्ड का सेम होना जरूरी है। आप देखिए, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखवाया है, गिविंग क्लोथ टू द टेलर फॉर स्टिचिंग। तो आप एक रो कपड़ा देते हैं, रो मटेरियल देते हैं टेलर को, लेकिन उससे शर्ट स्टिच होके आपके पास वापस आती है, तो कपड़ा सेम है, यानी कि जो क्लोथ है वो गुड्स है। तो इसी तरह से जो रिंग है आपके पास, गोल्ड रिंग है, उसमें रिंग इज नॉट ए गुड, गोल्ड इज ए गुड्स, तो सेम गुड्स आपके पास वापस आ रहा है। तो दैट्स वाई कि जो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की कैटेगरी में आता है। ओके, क्लियर। अब आप मुझे बताइए कि अ, अगर हमने कोई चीज किसी को कस्टडी में दी, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कस्टडी में दी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी पार्किंग लॉट में कोई गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी की चाबी अपने पास लेके आते हैं, तो इज दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट? अगर पार्किंग लॉट में आप गाड़ी या स्कूटर या कोई भी चीज खड़ी करके आते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? अगर गाड़ी की चाबी आप अपने पास लेके आते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? जवाब आ रहा है कि है, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है। इसको डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है वो समझिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं आपसे। कस्टडी और पोजेशन में डिफरेंस है। अगर आप लिखेंगे कभी भी तो आपको पोजेशन हैंड ओवर लिखना है, कस्टडी हैंड ओवर नहीं लिखना, कहीं भी थ्योरी लिखेंगे। अगर आपने कस्टडी लिख दिया तो वो समझ जाएंगे कि आपको इन दो वर्डों में डिफरेंस क्लियर नहीं है। खाली कस्टडी देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जब दिया जाता है तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। पोजेशन में क्या होता है, कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं, वो अलग अलग बेलमेंट के आधार पर अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। अगर पार्किंग लॉट में आप गाड़ी खड़ी करके आते हैं और चाबी अपने पास रखते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने केवल कस्टडी दी है, पोजेशन नहीं दिया। लेकिन अगर गाड़ी की चाबी भी उसे देके आते हैं तो कुछ अधिकार दिए जाते हैं कि आप गाड़ी को इधर उधर कर सकते हैं, कहीं मूव करना है तो कर सकते हैं। तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। और यही कारण है, सपोज कीजिए आप बैंक के लॉकर में, अगर आपसे पूछा जाए कि बैंक के लॉकर में कुछ गोल्ड आपने डिपॉजिट कर रखा है, लॉकर में गोल्ड डिपॉजिट कर रखा है, या कोई और गुड्स जो प्रीसियस मेटल का बना हुआ है वो आपने डिपॉजिट करा रखा है, तो क्या लॉकर में डिपॉजिट जो गुड्स है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि लॉकर की चाबी आपके पास रहती है, तो वहां पर केवल आपने कस्टडी दी है बैंक को, ना कि पोजेशन दिया है। तो ये बात समझ में आती है आपके? जल्दी से बताइए कि अगर आपके समझ में आ गई है तो फिर मैं आगे लिखवाना स्टार्ट करता हूं। ओके, चलिए अब लिखना स्टार्ट कीजिए इसे। नोट डालिएगा, नोट डालिएगा, मियर कस्टडी ऑफ गुड्स, मियर कस्टडी, कस्टडी ऑफ गुड्स
mere custody of goods does not mean possession. Does not mean possession, and therefore is not a bailment. And therefore is not a bailment. फॉर एग्जाम्पल ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे पाता हूं. फॉर एग्जाम्पल car parked at parking lot and keys with himself is not bailment. Is not bailment. Similarly, seizure of goods by custom authorities is not bailment. Is not bailment. वो एग्जाम्पल लिखिए. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. डिपोजिटिंग ornament in a bank locker is not bailment, because ornaments are kept in a locker whose keys are still with the owner. And not with the bank. यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए.
यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नो डाउट। चलिए देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट अवेलमेंट में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। मेन जो होती है वो डेफिनेशन ही होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो समझने के लिए ज़रूरी होती है। बेलमेंट जो है, द डिलीवरी ऑफ गुड बाय वन पर्सन टू अनदर अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट when the purpose is accomplished, the same goods shall be returned or disposed of according to the direction of the person who delivering the goods। ये एक डेफिनेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो लोगों के बीच में, जिसमें एक पर्सन दूसरे गुड्स को डिलीवरी देता है। डिलीवरी तीन तरीके की होती है। डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है, डिलीवरी सिंबॉलिक भी हो सकती है, डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी मैंने आपको समझा दी है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मुझे एक एग्जाम्पल के साथ समझानी बाकी है आपको। तो डिलीवरी तीन तरीके की हो सकती है। गुड्स केवल मूवेबल हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आती है। ये हम लोगों ने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। गुड्स का रिटर्न होना जरूरी है, सेम गुड्स का रिटर्न होना जरूरी है। फॉर्म चेंज हो सकती है, सेम फॉर्म में भी हो सकता है और एल्टर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन गुड्स सेम होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कहीं एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी दे रहा है लेकिन लौटते वक्त गुड्स सेम नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होगा। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं करेंसी नोट को इन ए बैंक, तो वो तो दो दो कारणों से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, क्योंकि मनी इज नॉट ए गुड और उसमें करेंसी नोट जो हम जमा करा रहे हैं वो जब हम पे लौट के आते हैं वो सेम गुड्स नहीं होते हैं। सेम अमाउंट के तो होते हैं लेकिन सेम नंबर के नहीं होते हैं, यानी कि गुड्स जो है चेंज हो जाता है। उस केस में मतलब दो दो कारण है। करेंसी नोट पहली बात तो गुड्स होते ही नहीं है, और दूसरा उनकी जो दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है बेलमेंट की कि सेम गुड्स लौटने चाहिए, तो वो भी उसमें पूरी नहीं होती है। तो ये हमने बेलमेंट की डेफिनेशन में समझा। इसके बाद जो गुड्स डिलीवर करता है वो बेलर होता है, जो गुड्स जिसे गुड्स की डिलीवरी की जाती है वो बेली होता है। डिलीवरी तीन तरह की होती है वो हमने पढ़ ही लिया। और एसेंशियल्स ऑफ द बेलमेंट भी हमने पढ़ लिए। एसेंशियल्स ऑफ द बेलमेंट में कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। दो पर्सन होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, गुड्स का लौटना जरूरी है, या तो सेम फॉर्म में लौटे या एडिटेड फॉर्म में लौटे, या अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। फिर मैंने एग्जाम्पल लिखवाया आपको कि हायरिंग ऑफ साइकिल और मशीनरी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। गिविंग क्लॉथ टू द टेल ऑफ टीचिंग ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। ए लाइब्रेरी गिविंग बुक्स टू इट्स मेंबर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। और डिलीवरी स्कूटर कार फॉर रिपेयर ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। फिर मैंने एक डिफरेंस समझाया आपको कि कस्टडी और पोजीशन में डिफरेंस होता है। अगर आप केवल कस्टडी के लिए कोई गुड्स दे रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं कहलाया जाएगा। यदि आप पोजीशन दे रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाया जाएगा। कस्टडी और पोजीशन में क्या है कि कस्टडी केवल सिक्योरिटी पर्पज के लिए दी जाती है। पोजीशन में कुछ और राइट भी ट्रांसफर किए जाते हैं। वो राइट अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कार पार्क की एट ए पार्किंग लॉट एंड कीज विद हिमसेल्फ विद द ओनर इज नॉट ए बेलमेंट, क्योंकि आप केवल कस्टडी दे रहे हैं, उसे पोजीशन नहीं दे रहे हैं। सिमिलरली सीजर ऑफ गुड बाय कस्टम अथॉरिटी नॉट ए बेलमेंट। अगर कस्टम अथॉरिटी ने आपको का जो गुड्स है वो सीज किया है, जब्त किया है, तो वो बेलमेंट नहीं है। लेकिन इसके अलावा एक वर्ड और आता है वहां पर कि अगर कॉन्फिस्केट किया है गुड्स आपका, ध्यान दीजिएगा वर्ड जो है मैं लिखवा भी दूंगा। अगर ये आता है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स बाय द कस्टम अथॉरिटी, ये बेलमेंट होगा, क्योंकि वहां पर सॉरी कॉन्फिस्के मैं उल्टा बोल गया। सीजर ऑफ द गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी बेलमेंट नहीं है, लेकिन जो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स है बाय कस्टम अथॉरिटी वो बेलमेंट होगा। ये समझ लीजिए क्यों। जब भी जो टेक्निकल टर्मोलॉजी है कस्टम अथॉरिटी की, सीजर में उनके पास राइट आ जाता है कि वो गुड्स को बेच भी सकते हैं, यानी कि आपको वापस करने की उन्हें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फिस्केट किया है तो कॉन्फिस्केट करने का मतलब इतना होता है कि अभी उन्होंने रोका है आपका गुड्स और
कुछ इंक्वायरी करने के बाद, कुछ तहकीकात करने के बाद वो आपके जो गुड्स हैं उसे लौटा देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर जो पास हुआ है वो सीजर का पास हुआ है तो उस केस में कस्टम अथॉरिटी की जिम्मेदारी लौटाने की नहीं होती है, और बेलमेंट की एक जरूरी शर्त है कि अगर बेलमेंट माना जाएगा तो तभी माना जाएगा जब गुड्स को लौटाया जाएगा। सीजर में गुड्स को लौटाया नहीं जाता तो इस वजह से वो बेलमेंट नहीं है। लेकिन खाली अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हुआ है तो उस केस में तहकीकात करने के बाद, इंक्वायरी करने के बाद, कस्टम अथॉरिटी की जब इंक्वायरी पूरी हो जाती है, जब वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपके गुड्स को ओनर को लौटा दिया जाता है। तो दैट्स वाई कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटी दे बेलमेंट। इसी तरीके से सपोज कीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आप के जो रास्ते में रोक के जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी उन्होंने कागजात चेक किए और बाकी चीज़ चेक करी और आपके पास कोई चीज़ की कमी पाई जाती है तो आपकी आरसी रोक ली जाती है और आपसे कह दिया जाता है जब आप फाइन जमा कराएंगे तो आरसी आपको वापस मिल जाएगी। बताइए कि ये जो मैंने आरसी रोकने का एग्जाम्पल दिया है, अगर पेपर में पूछा जाए कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने आपकी आरसी जो है रख ली अपने पास, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा या नहीं होगा? जल्दी से जवाब दीजिए कि अगर एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने आपकी आरसी को अपने पास रख लिया क्योंकि कुछ गड़बड़ी मिली, हो सकता है आपके पास डीएल नहीं हो सकता है आपने सीट बेल्ट ना बांधी हो, ठीक है ना, तो फाइन आप उसी समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो या तो उसी समय फाइन दे दीजिए और आप अपनी आरसी को जब्त होने से बचा लीजिए। लेकिन अगर आप उसी समय फाइन नहीं दे रहे हैं तो आपकी आरसी डिपॉजिट कर ली जाती है। तो बताइए कि ये जो आरसी डिपॉजिट है बाय ट्रैफिक पुलिसकर्मी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? जल्दी से बताइए कि आरसी डिपॉजिटेड बाय ए पुलिसकर्मी ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है या नहीं है? तो जवाब आ गया, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, क्योंकि आरसी इज ए गुड्स और आरसी जो डिपॉजिट की जाती है पुलिसकर्मी के द्वारा वो इस शर्त पर की जाती है कि जब आप अपना फाइन चुका देंगे, जो इरेगुलरिटीज है जब वो आप पूरी कर देंगे, सेटिस्फाइड करा देंगे डिपार्टमेंट को, तो आपकी आरसी आपको हैंडओवर कर दी जाएगी। तो ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ही है। तो यहां तक बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको, यहां तक जल्दी से बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो, जल्दी जल्दी बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहां तक। जल्दी जल्दी बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम हो यहां तक तो। क्लियर है? आज मैं अपनी क्लास यहीं तक रख रहा हूं। आज मैंने मीनिंग क्लियर करा दिया है। इसके बाद का जो मैटर है वो बड़ा सिंपल है कि कितने तरह के बेलमेंट होते हैं, बेलर का क्या राइट है, बेलर की क्या ड्यूटी है, बेली का क्या राइट है और बेली की क्या ड्यूटी है। किसी भी कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो मीनिंग का होता है। अगर आपके फंडामेंटल मजबूत हो जाते हैं तो आगे बहुत तेजी से आपका जो वर्क है वो खिंचता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।